रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब मैं इस गांव के सुनसान बस स्टॉप पर उतरा। भरी बस में से यहाँ उतरने वाला वो इकलौता मुसाफिर था। गाड़ी से उतार कर आगे बढ़ गई तो इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। जहाँ तक नज़र काम कर रही थी वहाँ से खेत और इक्का दुक्का दरख्त ही नज़र आ रहे थे। अगरचा गर्मियों का मौसम था मगर फिर भी दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि आमतौर पर सर्दियों की निस्बत गर्मियों की रातों में लोग आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसान रहते ही नहीं हैं। इसे बताया गया था कि रात 9 बजे तक यहाँ तांगा मिल सकता है, इसलिए वो 9 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करे। बसूरत दीगर इसे 7 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना होगा। मोबाइल भी ईजाद नहीं हुआ था, वरना वो कॉल करके अपने किसी कज़न को बुला लेता। इसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और एक लंबा कश खींचकर चल पड़ा। सामान के नाम पर इसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें एक अदर मिठाई का डब्बा और 3-4 सूट थे। इसके अलावा छोटी मोटी दूसरी चीज़ें भी थीं जो इसके घर वालों ने इसकी पुप्पी के लिए दी थीं। ये 15-20 साल पहले एक बार यहाँ आया था। सुबह निकला तो जल्दी ही था, मगर एक तो सफ़र ज़्यादा था, दूसरा गाड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से इसे रात हो गई। शहर से यहाँ तक बस दो ही गाड़ियाँ आती जाती थीं, जिनमें से एक तो पहले ही चली गई थी और दूसरी शाम 6 बजे निकलती थी। इसे शाम वाली गाड़ी मिली थी जो रास्ते में ख़राब हो गई। मैकेनिक शहर से लाना पड़ा जिसकी वजह से बहुत वक्त ज़ाया हुआ और फिर ऐसा ज़रिया नहीं था जिस पर बैठ कर वो यहाँ तक पहुँच सकता, इसलिए सिवाय इंतज़ार के और कोई चारा नहीं था। बैग कंधे पर लटकाए सिगरेट के कश लगाता हुआ सुस्त रवि से चल रहा था। वो जानता था कि 7 किलोमीटर का सफ़र इसे पैदल ही तय करना होगा। चूँकि जिस तरह का ये इलाका था, शायद ही इसे यहाँ पर इस वक्त कुछ सवारी मिलती जो इसे इसकी मंजिल तक पहुँचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा एक गांव आया था, मगर ये इसकी मंजिल नहीं थी। इसे अभी 5 किलोमीटर और चलना था और ये सोचकर ही इसकी जान निकली जा रही थी, और वो भी पैदल। गांव में फिरने वाले आवारा कुत्तों से बचने के लिए इसने गांव के अंदर से गुजरने के बजाय बाहर वाले रास्ते को तरजीह दी। इतना तो याद था कि इसके बाद एक और गांव आना है, फिर 3 किलोमीटर के बाद इसकी फुप्पी का गांव है जहां इसने जाना है। फुप्पो, आपने भी रहने के लिए दुनिया की आखिरी सीढ़ी को ही चुना है। चलते चलते घबराया, टांगों में हल्की सी थकावट महसूस हुई। कामरान, हिम्मत नहीं हारनी, अभी बहुत सफ़र बाकी है, इसने खुद से कहा और जैसे तैसे चलता रहा। दूर से नज़र आने वाली रोशनी से अंदाज़ा हो रहा था कि रास्ते में पड़ने वाला दूसरा गांव आने ही वाला है। इन रोशनियों पर नज़र जमाए खुद को हौसला देते हुए वो चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद इसकी टांगें जवाब दे गईं तो वो एक जगह बैठ गया। बस स्टॉप से लेकर अब तक कुछ पल के लिए वो सिर्फ 2 जगह ही रुका था। गांव की रोशनी अब भी बहुत दूर लग रही थी। वो सांस लेने को बैठ तो गया था, मगर अब इसका दिल नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से उठे। दिल चाह रहा था कि यहीं ज़मीन पर बैठकर सराहना बनाकर सो जाए, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। काफ़ी देर वो वहीं बैठा सिगरेट फूंकता रहा और फिर हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। चलना ही था तभी सफ़र कर सकता था। अभी वो चंद कदम ही चला था कि अपनी दाईं तरफ से इसे किसी चीज़ के भागने की आवाज़ आई। वो ठटक कर रुका और आंखें फाड़ कर इसकी तरफ देखने लगा। दिल की धड़कन खुद बहुत बढ़ गई थी। अंधेरी रात थी। इससे चंद कदम आगे इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कोई गिद्दड़ या कुत्ता होगा, इसने खुद को तसल्ली दी और एक बार फिर चल पड़ा। धड़कन अभी भी मामूल पर नहीं आई थी। इंसान को मुसीबत में हमेशा अल्लाह ही याद आता है, और इंसान ऐसा खुद गर्ज है कि अल्लाह को सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। कामरान को भी जो कुछ याद था सब पढ़ लिया और अब अल्लाह पाक के नामों का वर्द चलने लगा। अल्लाह के नाम से खुद को काफ़ी हद तक ढारस हो गई थी। दूसरा गांव करीब आ गया था। कामरान को इस गांव के अंदर से ही गुजर कर जाना था, क्योंकि इसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले कामरान ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। अल्लाह के मुख्तलिफ
मुकद्दस नामों का व्रत करता हुआ गांव में दाखिल हो गया। कहीं कहीं किसी घर के बाहर कोई जर्द सा बल्ब रोशन था। कामरान को किसी किसी घर के बाहर लोग भी सोते हुए नजर आए। गांव देहात में गर्मियों में अमूमन लोग बाहर ही सोते हैं। वो दो गलियों से गुजरकर अब एक खुले बाजार में आ गया था। एक तरफ दो तीन कुत्ते लेटे हुए थे। इंसानी कदमों की आहट पाकर इनमें से एक ने सर उठाकर कामरान की तरफ देखा। कुत्ते को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर कामरान चौकन्ना हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता लकड़ी को देखकर इस पर हमला कर दे। हाथ में पकड़ी लकड़ी को इसने छुपा लिया था। कुत्ता कामरान की तरफ देखता रहा, मगर दूसरी तरफ से कोई रद्देमल ना पाकर इसने दोबारा सर जमीन पर रख दिया। कामरान कुत्ते पर नज़र जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर इससे तसल्ली हो गई। इसकी मंजिल अभी भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। अगरचा इसकी टांगें अब जवाब दे चुकी थी, मगर मसला ये था कि यहाँ इसका कोई जानने वाला नहीं था जिसके पास वो रात गुजार सकता। हिम्मत करो कामरान, मंजिल करीब है, इसने खुद से कहा और उठ खड़ा हुआ। एन इसी लम्हे एक मकान का पोशीदा दरवाज़ा खुला और इसमें से एक जवान लड़की निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती कामरान के करीब पहुंच गई। आप कौन हैं और रात के इस पहर क्या कर रहे हैं? लकड़ी ने करीब आते ही कामरान से पूछा। 16-17 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने आम सादा से कपड़े पहन रखे थे। मुझे इस गांव में जाना है, कामरान ने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी कामरान की नज़रें इस लड़की के पाँव की तरफ चली गई। डरो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। कामरान की नज़रों का मतलब समझते हुए लड़की ने मुस्कुराकर कहा। कामरान शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दिया। आप कहाँ से आए हैं? लड़की ने दूसरा सवाल किया। कामरान ने इसे अपने शहर का नाम बताया और ये भी कि इस गांव में इसकी फूफी रहती हैं जिनसे वो मिलने यहाँ आता था। वो गाड़ी ख़राब होने की वजह से लेट हो गया। इस गांव की लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ती थीं। इनमें से एक लड़की मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त आफिया भी थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कई साल हो गए इसे देखा ही नहीं। लड़की ने अजीब से दुख भरे लहजे में हसरत से कहा। आफिया तो मेरे कज़न का नाम भी है, कामरान ने अचानक कहा और अपने फुफ्फो का नाम बताकर पूछा। ओ आफिया वही तो नहीं? कामरान के फुफ्फो का नाम सुनते ही लड़की की आंखों में चमक सी उभरी। हाँ हाँ बिल्कुल वही है, इसके नमू अब्बू का नाम भी यही था। आप इसके कज़न हैं? हाँ मैं इसका कज़न हूँ, कामरान ने कहा और साथ ही इसका नाम भी पूछ लिया। मेरा नाम सोबिया है। हैरत की बात यह थी कि वो काफ़ी देर से यहाँ खड़ी इससे गुफ्तगू कर रही थी, जैसे इसे कोई जल्दी नहीं है और ना ही इसे घर वालों की तरफ से कोई मसला है। आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी आपने काफ़ी पैदल सफ़र तय किया है, थक गए होंगे। मैं वहाँ खड़ी देख रही थी जब आपको कुत्तों ने घेरा हुआ था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं चुप कर देख रही थी। सोबिया के आखिरी अल्फाज पर कामरान को हंसी आ गई। लड़की की ऑफ़र बुरी नहीं थी। कामरान सोचने लगा कि वाकई पैदल चलकर वो बहुत थक तो चुका था, मगर यूं किसी अजनबी लड़की के घर में रात गुजारना भी ठीक नहीं था। शायद इसके घर वालों को ये बात अच्छी ना लगे, कामरान ने सोचा और अपने ख्यालात का इजहार इस लड़की से भी कर दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है, लड़की ने कहा तो कामरान को मज़ीद हैरत हुई। आप मेरी दोस्त के कज़न हैं तो मेरे लिए भी अजनबी नहीं रहे। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि कामरान को अपने सवाल का जवाब मिल गया। लड़की ने हमदर्दी में कामरान को रात गुजारने का कहा था ताकि इसे मज़ीद कोई परेशानी ना हो। सुबह आराम से यहाँ से जा सकते हैं। कामरान ने एक पल सोबिया की ऑफ़र पर गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर इसके साथ चल पड़ा। मज़ीद 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बजाय बेहतर था बाकी बचने वाली वो रात यहाँ गुजार कर सुबह होते ही आगे रवाना हो जाता। घर में दाखिल होते ही कामरान को शदीद हैरत हुई। एक कमरे के आगे छोटी सी सेन में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जिनमें से एक पर कोई वजूद चादर ओढ़े सो रहा था, जबकि दूसरी खाली थी जो शायद सोबिया की थी। कामरान को हैरत इस बात पर हुई थी
कि घर बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक अरसे से कोई रहता ही नहीं है। इकलौते कमरे का दरवाज़ा भी गायब था। आप इस पर लेट जाएं। सोबिया ने एक तरफ पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। कामरान से कहा। कामरान को लगा कि घर में ये दोनों ही रहती हैं और शायद इनका ज़रिया माश भी नहीं है। गुर्बत की वजह से घर का ये हाल है। कामरान ने बिना कोई सवाल किए अपना बैग ज़मीन पर रखा और चारपाई के ऊपर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? सोबिया को शायद ख्याल आया कि कामरान भूखा होगा। कामरान को अगरचा भूख महसूस हो रही थी, मगर घर की हालत और वक़्त के मुनासबत से वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से रात के इस वक्त ये लोग तंग हों। बेटी कौन है? अचानक सोबिया की माँ ने मुंह से चादर हटाकर पूछा। अम्मी, वो मुसाफिर है, इसे दूसरे गांव जाना है। मैंने कहा रात ज़्यादा हो गई है, हमारे घर रात गुजार ले, सुबह चले जाना। सोबिया ने अपनी माँ को जवाब दिया। अच्छा किया बेटी, शायद ये हमारे काम आ जाए, सोबिया की माँ ने कहा और चादर दोबारा अपने ऊपर खींच ली। कामरान सोबिया की वालदा के अल्फाज शायद ये हमारे काम आ जाए सुनकर चौंका। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? कामरान सोबिया से मुखातिब था। कुछ नहीं, आप आराम करें, अम्मी ने तो बस यूं ही कह दिया है। कामरान चुप हो गया। अलबत्ता इसके जहन में अभी भी कई सवालात थे। शायद ये लोग इससे माली मदद चाहते हों। कामरान ने सोचा और करवट बदल ली। इसने सोच लिया था कि सुबह जाने से पहले वो इन लोगों की मदद ज़रूर करेगा। थकावट की वजह से कामरान को जल्दी नींद ने आ लिया। सुबह सूरज की किरणों से वो नींद से जागा था। पहले पहल तो इसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर रात का सारा मंजर इसकी आंखों के सामने घूम गया। वो जल्दी से चारपाई से उठा और इधर उधर देखा। वहाँ सिवाय इसके और कोई नहीं था। अलबत्ता सेन में टूटी चारपाइयाँ मौजूद थीं। अलबत्ता इनको देखकर लगता था जैसे बरसों से कोई इन पर लेटा ही नहीं है। कामरान कुछ देर यूं ही बैठा इंतज़ार करता रहा कि शायद सोबिया या इसकी माँ आ जाए, मगर 10 मिनट तक जब कोई ना आया तो सोबिया को आवाज़ देता अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में एक टूटी कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था। कमरे की हालत भी घर जैसी ही थी। कामरान को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रात वाला सारा वाक़या इसे एक ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर कामरान की इस घर में मौजूदगी भी हकीकत थी जो ये ज़ाहिर कर रही थी कि कामरान इस घर में अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था। यकीनन इसे कोई लाया था। इसे यहाँ लाने वाली वो लड़की अब नज़र नहीं आ रही थी और घर की हालत से लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहता ही नहीं है। कामरान को इस घर से निकलते देखकर लोगों ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा था, जैसे कामरान इंसान के बजाय कोई दूसरे मखलूक हो। अपने फुप्पो के घर में पहुंचने तक कामरान रात वाले वाक़ये के बारे में ही सोचता रहा। कामरान के फुप्पो और कज़न इसे अचानक देखकर बहुत खुश हुए। इनके पहुंचने पर कामरान ने बताया कि वो रात को आया था। लेट होने की वजह से पिछले गांव में किसी ने इसे अपने घर रोक लिया था, इसलिए वो सुबह सुबह यहाँ आ गया है। कामरान ने मुख्तसर बताया। रात वाला वाक़या वो गोल कर गया था। तीसरे दिन कामरान का कज़न इसको लेकर अपने एक दोस्त को मिलने गया। ये वही गांव था जहां कामरान को वो लड़की मिली थी। बातों बातों में कामरान ने अपने कज़न के एक दोस्त से इसी लड़की के बारे में पूछा तो वो लड़का चूक पड़ा। भाई, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इस लड़के ने कहा। तो कामरान ने सारी बात तफसील से इसे बता दी। कामरान की बात सुनकर इसका कज़न और दोनों दोस्त उछल पड़े। वो दोनों कामरान को ऐसे घूर रहे थे जैसे इन्हें इसके दिमागी तवाज़ुन पर शुबा हो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कामरान ने हैरत से पूछा तो जवाब में जो कुछ उन्होंने बताया इसे सुनकर कामरान को सकता हो गया था। इसे कज़न ने बताया कि कामरान, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मकान कई सालों से बंद पड़ा है। इस घर में वाकई माँ बेटी रहती थी। वो दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छे इंसान थे और इस गांव में और भी कई घर हैं और सब बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं। सोबिया और इसकी माँ भी ऐसी ही थीं। एक रात किसी को बिना बताए पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। गांव के लोगों ने इन्हें तलाश करने की
पूरी कोशिश की मगर इनका कोई सुराग ना मिला और तुम कह रहे हो कि तुमने कल रात इनको इसी घर में देखा है। कामरान के कज़न ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तो कामरान ने इसे सोबिया की उम्र और खतोखाल भी बताए तो इसके कज़न का दोस्त चूम पड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल वो ऐसी ही थी। इसके दोस्त ने जोर से कहा। बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। तीनों उठकर इस मकान को देखने चल पड़े। वहाँ सवाए खामोशी के और कुछ भी नहीं था। कामरान ने घर का जो नक्शा इनको बताया था हूबहू वैसा ही था। चारपाइयाँ भी वैसे ही पड़ी थीं। जेन में कई सवाल लिए वो तीनों वापस आ गए। अलबत्ता कामरान को ये ज़रूर पता चल गया था कि सोबिया नामी वो लड़की अगर चुड़ैल नहीं है तो इंसान भी नहीं है। इसे याद आया कि इस रात सोबिया ने कहा था कि वो इसे कब से देख रही थी मगर आगे नहीं आई क्योंकि इसे कुत्तों से डर लगता है। जानवरों में एक खासियत है कि वो कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो इंसानों को नज़र नहीं आती। कामरान ने अपनी कज़न आफिया को सारी बात बताई तो वो भी उछल पड़ी। बिल्कुल भाई, सोबिया नाम की एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और कई साल पहले वो जब कई दिन स्कूल नहीं आई तो टीचर ने इसके घर स्कूल के चौकीदार को भेजा था। चौकीदार के मुताबिक सोबिया और इसकी अम्मी पुरस्रार तौर पर लापता हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो आपको अपने ही घर में मिली है। शायद वो वापस आ गई हो। आफिया ने अपना ख्याल पेश किया मगर कामरान जानता था कि बात कुछ और ही है। अगर वो वापस आ गई होती तो इनके घर की हालत वैसी ना होती और वो दिन में भी इन्हें मिलती। इसके गांव वालों के इल्म में भी होता। मगर कामरान ने तहैया कर लिया था कि वो इस कहानी का पता लगा कर रहेगा। अगली सुबह वो इसी गांव में अपने कज़न के दोस्त के घर मौजूद था। रात के 12:30 बजे वो इसके घर से निकला और सोबिया के घर के बाहर आकर बैठ गया। इसे वहाँ बैठे सुबह हो गई मगर इसका मकसद पूरा नहीं हुआ। इसे सोबिया नज़र नहीं आई थी। अगली रात वो फिर वहीं मौजूद था। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक़्त होगा जब कामरान को सोबिया के घर के पास से सफ़ेद सा एक हौला नज़र आया। कामरान फ़ौरन इसकी तरफ चल पड़ा। इस हौले के करीब पहुंचने से पहले ही कामरान सोबिया को पहचान चुका था। सोबिया सपाट चेहरा लिए कामरान को करीब आते देखती रही। कौन है आप? कामरान ने करीब पहुंचते ही कहा। मेरे पीछे आ जाओ, सोबिया ने कहा और वापस घर की तरफ चल पड़ी। कामरान ने एक पल सोचा फिर सोबिया के पीछे चल पड़ा। कामरान सोबिया के पीछे घर में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बिल्कुल इसी रात की तरह आज भी चारपाई पर एक वजूद चादर ओढ़े सो रहा था। कदमों की चाक सुनकर इसने चेहरे से चादर हटाई और पूछा कि कौन है अम्मी? कामरान है। सोबिया का जवाब सुनते ही इसने फिर चादर अपने ऊपर खींच ली। सोबिया ने इससे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। कामरान भी हैरान था। इसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के वस्त में खड़ी खिड़की ज़मीन को घू रही थी। हम कई साल से यहाँ हैं। सोबिया ने फर्श की तरफ उंगली से इशारा किया। कामरान की समझ में कुछ नहीं आया था। इसने चौंक कर सोबिया को देखा। वह ज़मीन को घू रही थी। कुछ देर बाद इसने सर उठाकर कामरान को देखा और बताना शुरू किया। कुछ साल पहले एक रात हम माँ बेटी घर में सो रही थीं कि अचानक 3 नकाबपोश लड़के दीवार फलांग कर अंदर आए और हम दोनों माँ बेटी को जागने से पहले ही काबू काल के रस्सियों से जकड़ दिया। वो तीनों लड़के इसी गांव के ही रहने वाले थे और चोरी की नीयत से नहीं आए थे। वैसे भी हमारे घर में सवाए मेरे और कोई चीज़ कीमती नहीं थी और वो मेरे लिए ही आए थे। न जाने कब से वो मुझ पर अपनी राल टिपकाए बैठे थे। उन्होंने बारी बारी मुझ पर अपनी हविस मटाई। इस दौरान इनमें से एक के चेहरे से नकाब फट गया मगर मैंने इसे फ़ौरन पहचान लिया था कि वो गांव के किस घर से है। मैंने सोच लिया था कि सारे गांव के सामने इनको जलील करूंगी और शायद ये बात वो भी जान गए थे। इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को खंजर मार कर कत्ल कर दिया। मेरी माँ की आंख खुली और वो हमारे कमरे के कच्चे फर्श की मट्टी बराबर कर रहे थे। एक तरफ मेरी माँ बैठी खामोशी से इन्हें देख रही थी। मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी और भागकर इनके करीब पहुँची। हैरत की बात ये थी कि मेरी आवाज़ इन तीनों में से किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो बाहर जाने लगे तो मैंने इनका रास्ता रोकना चाहा
मगर वैसे गुजर गए जैसे मैं इनके सामने थी ही नहीं। मेरा वजूद फ़कत धुआं नुमा था। इसके बाद आज तक मैंने कई लोगों को मुखातिब किया, मगर ना किसी को मैं नज़र आती थी और ना ही इनको मेरी आवाज़ सुनाई देती थी। इस रात आपने मुझे देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप पहले इंसान थे जिसको मैं नज़र आ रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी, और अगर आप हमारा कुछ कर सकें तो ये आपका हम पर एहसान होगा। वो लोग आज भी ऐसे गांव में रहते हैं, मैं रोज़ इनको देखती हूँ मगर कुछ कर नहीं सकती। मुझसे क्या चाहती हो? कामरान ने पूछा। आप हमें इंसाफ दिलवा दें, पुलिस के पास जाएं और इनको सारी कहानी सुनाकर इन लोगों को पकड़वा दें। मैं खुद पुलिस में हूँ, कामरान ने गोया इंकशाफ किया। सोबिया ने बेयकीनी से कामरान को देखा, जैसे इससे इसकी बात का यकीन ना आया हो। वाकई? सोबिया के लहजे में हैरत और खुशी थी। हाँ, मैं पुलिस में अच्छे ओहदे पर हूँ, मगर ये फिर भी मुमकिन नहीं है क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सकें कि वो तीनों कातिल हैं। और अगर मैं आपकी सुनाई सारी कहानी सुना भी दूँ तब भी कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा मेरा मजाक बनाया जाएगा। कामरान की बातें सुनकर सोबिया के चेहरे पर मायूसी फैल गई। अलबत्ता मैं एक वादा ज़रूर करता हूँ कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, कामरान ने सोबिया की तरफ देखते हुए पुरअज़म होकर कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन कामरान यहाँ से वापस चला गया। ठीक 15 दिन के बाद एक एक करके वो तीनों लड़के गायब हो गए। इनको बहुत तलाश किया गया मगर वो ना मिले। एक सुबह सोबिया के घर के बाहर से तीनों की जली हुई लाशें मिल गईं। पता नहीं कैसे ये बात सारे गांव में फैल गई थी कि इनसे इंतकाम लिया गया है, इसकी मां की रूह ने मारा है। इसके साथ ज़्यादती करके इन लोगों ने इसे मारकर इनके घर में ही दबा दिया था। गांव के लोगों ने इस बात की तस्दीक के लिए सोबिया के घर में बने कमरे की खुदाई की तो इन्हें वहां से 2 ढांचे मिले थे जिन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कामरान कई माह बाद दोबारा अपने फुफ्फो से मिलने आया था। सोबिया के घर के सामने से गुजरते हुए बेसाख्ता इसकी नज़र इस घर की तरफ उठ गई, मगर वहाँ कुछ नहीं था। वो कामरान ये बात जानता था कि सोबिया इसे अब कभी नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसकी रूह इंसाफ के लिए भटकती फिर रही थी और इसे इंसाफ मिल गया था। कामरान ने अपने साथियों की मदद से इनको अगवा किया और फिर एक रात सोबिया कामरान ने इनको इस रात का सारा वाक़या खूब सुनाया तो वो उछल पड़े। वो तो समझ रहे थे कि इनको किसी ने देखा ही नहीं है, मगर वो ये बात भूल गए थे कि जो ज़मीन के 7 पर्दों के अंदर का हाल भी जानता हो वो इनकी इस हरकत से कैसे बेखबर रह सकता है। मज़लूम चाहे कोई भी हो, इस मेहरबान अल्लाह के नज़दीक मज़लूम ही होता है। ये कैसे हो सकता है कि वो इसे इंसाफ ना दिलाए। कामरान ने सोबिया के कहने पर इनको आग लगाई थी। वो लोग सोबिया को नहीं देख सकते थे, इसलिए नहीं जान पाए कि कामरान को किसने बताया। इनके मरते ही सोबिया ने कामरान का शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो गई। कामरान आज भी सोचकर हैरान होता है कि अल्लाह पाक ने इस रात शायद इसलिए गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाया था, कामरान लेट हो जाए और सोबिया से मिले। बाज़ औक़ात जो काम ज़ाहिर किसी एक के लिए बुरा होता है, वही काम दूसरे के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है वही अल्लाह बेहतर जानता है। बेशक इसके रंग में वही जानता है। हम इंसान सिर्फ अपना सोचते हैं और रहीम अल्लाह अपनी सारी मखलूक का